वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का हमारा सेकंड लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है ये, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर हमारा था, उसमें हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1206 तक, और महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गोरी वाला पीरियड हमने पढ़ा था। और वो पीरियड था बेसिकली 712 से लेकर 1206 तक। और अब ये जो सेकंड क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और ये पीरियड जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक है। जो एमसीक्यूज आते हैं हिस्ट्री में हमेशा, वो किसी न किसी पर्सनालिटी, कोई ना कोई डेट आ जाती है, कोई जो रूलर है उसका रेन पूरा पीरियड आ जाता है कि फलां रूलर जो है वो उसकी रूलिंग पीरियड जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, और या ये जो बादशाह थी उनमें से उनका जो है ना फर्स्ट रूलर कौन था, उनका लास्ट रूलर कौन था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 712 मोहम्मद बिन कासिम से, फिर हमने महमूद गजनवी पे आ गए हम कि वो किस डेट को आए, कितनी कितनी दफा उन्होंने हमला किया। उसके बाद शहाबुद्दीन गोरी, और जब लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि शहाबुद्दीन गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब शहाबुद्दीन गोरी का कोई जानशीन नहीं था और शहाबुद्दीन गोरी जब मर गया, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जितना भी इंडिया का हिस्सा था जिस पे शहाबुद्दीन गोरी की हुकूमत थी, उस पे फिर उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी हुकूमत बना ली। तो 1206 से लेके 1526 तक ये जो पूरा एरा है उसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और इनके बाद जो एरा आएगा 1526 से ऑनवर्ड्स, उसको फिर मुगल एरा बोलते हैं। इस एरा के अंदर यानी 1206 से लेकर 1526 के बीच के अंदर 5 बादशाहतें कायम हुई। पहली पहली जो बादशाह थी उसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, फिर खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सईद डायनेस्टी, और फिर लोधी डायनेस्टी। इन सारों के टाइम पीरियड्स यहाँ पे आगे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आज हमने पढ़ना है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी इसको इसलिए कहते हैं, एक मिनट, बाकी सबको वॉइस प्रॉब्लम, किसी और को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है या सिर्फ इनको ही है? तसवर, अगर आप बता सकते हैं, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? ठीक है, माइक ऑफ कर दें। तो जैनब, लगता है आपका नेट का मसला है। अच्छा, तो इसको स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले हम पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं कि ये डायनेस्टी जो जिसने कायम की थी वो बेसिकली खुद गुलाम था। तो जब एक गुलाम ने अपनी बादशाहत कायम की, तो उस पूरी बादशाहत का नाम जो है ना वो स्लेव डायनेस्टी आ गया। स्लेव डायनेस्टी का पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ये बनता है 74 ईयर्स, आई थिंक, हाँ इतना बनता है, इतने तक बनता है। और उसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इनका टाइम पीरियड कितना था? 1206 से लेके 1290 तक। तो ये इनका टाइम पीरियड था। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जब हम हिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो चीजें हमें याद नहीं रहती ना, तो उसके लिए हम नेमोनिक्स बना लेते हैं। नेमोनिक्स वो लफ्जों का एक, आप कैसे कहते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है कि जिसमें हम चीजों को अटैच करके याद करते हैं। अगर आपको ये सीरीज अगर याद ना हो, पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सईद, फिर लोधी, तो आप ये जो लास्ट में मैंने एक सेंटेंस लिखा है इसको अब याद कर लें। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किंगडम्स टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग लैंड्स। तो हर वर्ड का जो पहला लफ्ज है ना उससे एसोसिएट की हुई है ये सारी चीजें। स्ट्रॉन्ग किंगडम्स टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग लैंड्स। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग का एस से मुराद है स्लेव डायनेस्टी, किंगडम्स के के से मुराद है खिलजी डायनेस्टी, टूवर्ड्स के टी से मुराद है तुगलक डायनेस्टी, स्ट्रॉन्ग के एस से मुराद है सईद डायनेस्टी, और लैंड्स के एल से मुराद है लोधी डायनेस्टी। तो ये एक सेंटेंस है, ये आप लिख लें, और ये फाइल तो वैसे भी आपको शेयर हो जाएगी। तो आपको ये जो सीरीज है ये याद करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, कुछ ओवरव्यू लेते हैं इस पूरे पीरियड का, 1526 से लेकर, वो 1206 से लेकर 1526 तक। 5 मुस्लिम डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 320 ईयर्स।
अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, ये इसको हम अभी कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत, इंडियन सल्तनत, सब कॉन्टिनेंट सल्तनत या पाकिस्तान सल्तनत नहीं कह रहे, क्योंकि अभी तक पूरे इस खित्ते पे किसी एक बादशाह की हुकूमत नहीं थी। छोटे छोटे एरियाज पे कुछ अलग बादशाह थे, उनकी हुकूमत थी, तो अभी तक इनको हम दिल्ली सल्तनत कह रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली 320 साल चली, जिसमें मुख्तलिफ 5 हुकूमतें थी। टोटल 35 बादशाह थे, 35 सुल्तान। फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। अब देखें, इससे पहले मैंने आपको ये बताया भी था कि महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गोरी या अरब्स, इन तीनों के दौर के अंदर इंडिया जो है ना, उनकी जो हुकूमत का हेडक्वार्टर नहीं था, वो अफगानिस्तान से रूल कर रहे थे, और अरब्स जो है वो अरब से रूल कर रहे थे। तो इंडिया एक अलग से एक रियासत नहीं थी, उनका हिस्सा थी। लेकिन यहाँ 1206 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया को उनके असर रसूख से अलग कर दिया। ना अब यहाँ पे अरब का असर रसूख है, यहाँ ना यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक या शहाबुद्दीन गोरी जैसे अफगान का असर रसूख है। अब यहाँ पे जेन्युइन ये जो लोग हैं, ये रहते भी इंडिया में और रूल भी यहीं से कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1206। It was called slave dynasty and the last was लोधी डायनेस्टी। अब शुरू में जो पहली हुकूमत थी वो गुलाम या स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, और आखिरी बादशाह वो लोधी डायनेस्टी की थी। ये सारे तुर्क थे। जब हम बात करते हैं ना तुगलक, खिलजी, सईद, इन सारों की जो नस्ल थी पीछे से, ये तुर्क नस्ल के बादशाह थे। और दिल्ली सल्तनत के दौरान जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी कोर्ट की, जैसे हमारे यहाँ अभी हम कहते हैं कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, और जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो चलती है ऑफिस के अंदर उर्दू के साथ वो अंग्रेजी है। लेकिन उस दौर के अंदर पर्शियन जो थी, पर्शियन वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक स्लेव था, तुर्किश स्लेव, इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो अभी हम जो एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो इस पीरियड से का पढ़ेंगे, 1206 से लेकर 1290 तक, जो स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है। स्लेव डेंसिटी किसने कायम की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कायम की। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर के अंदर या स्लेव डेंसिटी के अंदर जितनी भी 5-6 चीजें हैं जिनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, बस हम वही पढ़ेंगे। डीप में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज के पेपर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो एक तुर्किश ओरिजिन था, तुर्किश नस्ल का था, और वो गुलाम था। वो मरा कैसे? वो घोड़े से फाल किया उसने, घोड़े से गिरकर मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये एमसीक्यूज हमेशा आता है कि कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और किसको इज्जत देने के लिए बनाया था, किसकी शान में बनाया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये एक सूफी थे इनके दौर के अंदर। तो उनके एजाज में उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, और कुतुब मीनार दिल्ली के करीब है। उसके अलावा इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो भी दिल्ली में मस्जिद है, ये भी एमसीक्यूज में आता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो 4 मशहूर बादशाह थे वो थे शमसुद्दीन अल्तमश, गयासुद्दीन बलबन और रजिया सुल्ताना। ये एक एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होता है कि पहली मुस्लिम खातून कौन थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर बादशाह, जिन्होंने बादशाहत की और रूल किया, वो थी रजिया सुल्ताना। वो स्लेव डायनेस्टी से थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती थी वो। उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया शमसुद्दीन अल्तमश, उसका टाइटल था जिले इलाही। ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पे आता है कि जिले इलाही टाइटल किसका था, तो उसके अंदर कंफ्यूज ना होना, जिले इलाही जो टाइटल था वो अकबर बादशाह का भी था। अगर उसके अंदर अकबर बादशाह है तो आप अकबर बादशाह को टिक करें, अगर उसके अंदर शमसुद्दीन अल्तमश है तो शमसुद्दीन अल्तमश को टिक करें, दोनों कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, एक और मशहूर बादशाह स्लेव डेंसिटी के दौर में, इन बादशाह के दौर में था गयाजुद्दीन बलबन। गयाजुद्दीन बलबन के बारे में ये मशहूर था कि उन्होंने स्पाइस और मिलिट्री यानी जासूसी का जो डिपार्टमेंट है और मिलिट्री डिपार्टमेंट है, वो दोनों सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर किसने पहले पहले कायम किया? गयाजुद्दीन बलबन। तो बस ये था शुरू वाला एरा जिसको हम कहते हैं स्लेव डेंसिटी का एरा, जिसमें 3-4 बादशाह थे, मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, गयाजुद्दीन बलबन और रजिया सुल्ताना। 3-4 जो एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं वो यही आते हैं कि मुस्लिम रूलर पहली खवातीन कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। को अपना ये कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और ख्वाजा बख्तियार काकी कौन थे? वो एक सूफी थे जो इनके दौर के थे। और आपने क्या याद करना है? ये टाइम पीरियड याद करना है स्लेव डेंसिटी का, 1206 से लेकर 1290 तक। फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो यही थे। ठीक है, लेक्चर मिल जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट डेंसिटी, नेक्स्ट एरा के अंदर। उसके बाद है खिलजी डेंसिटी।
मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 5 बादशाह थे। पहले थी गुलाम स्लेव डेंसिटी, वो उनमें से जो जितने एमसीक्यूज के हिसाब से जो 5-6 चीजें थी नोट हो गई। उसके बाद है ये खिलजी डेंसिटी। खिलजी डेंसिटी का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि खिलजियों की हुकूमत, जब कुतुबुद्दीन ऐबक वालों की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद अफगानिस्तान से एक और आ गए खिलजी। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी बादशाह सारे हैं वो सारे वेस्ट से आए हैं, मगरिब से आए हैं। तो खिलजी बेसिकली अफगानिस्तान से थे, अफगानिस्तान का एक इलाका था, वहां से ये यहाँ पे आए थे। खिलजी डायनेस्टी जो कायम हुई 1290 से लेकर 1320 तक खिलजियों ने यहाँ पे हुकूमत की। पहला पहला यहाँ पे जो बादशाह था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने ये बादशाह कायम की। उसके बाद एक मशहूर बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो भी ये अलाउद्दीन खिलजी जो है हिस्ट्री में बहुत दफा रिपीट भी किया जाता है एमसीक्यूज के अंदर, और बहुत इसका जिक्र भी होता है, क्योंकि इनके दौर के अंदर जो हिंदुस्तान या मुसलमानों ने दिल्ली के अलावा जो बकाया हिस्सा था हिंदुस्तान, वहां पे भी हुकूमत की अलाउद्दीन खिलजी के दौर के अंदर। हैदराबाद, दक्कन और इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो नीचे साउथ इंडियन की तरफ जो इंडिया का मैप है, वो इलाके जो फतेह हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हुए थे। अमीर खुसरो एक बड़े मशहूर पोइट थे, वो इनके दौर के थे, जिन्होंने ये किताब भी लिखी थी खजान उल फतूह, जिसमें खिलजियों की पूरी हिस्ट्री उसके अंदर लिखी हुई है। ये एक एमसीक्यूज आता है कि ये किताब किसने लिखी थी, ये अमीर खुसरो ने लिखी थी। खिलजी डेंसिटी कायम किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने। इनका जो मशहूर बादशाह था वो कौन सा था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, और आखिरी बादशाह था खुसरो खान खिलजी। इसी तरह इस दौर के अंदर कोई जो हिस्टोरिकल चीजें बनी या कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बने, वो भी आगे हमारे सामने आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा हुकूमत की खिलजियों के दौर के अंदर, और अलाउद्दीन खिलजी के दौर के अंदर ही हिंदुस्तान का बकाया हिस्सा जो है वो मुसलमानों ने फतेह किया। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था, इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो इंडिया में एक बड़े सूफी हैं, उनकी जो कब्र जो वो बनाई थी, और सॉरी जो मकबरा बनाया था पूरा टॉम, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि बादशाह जरूरी नहीं है कि नस्ल दर नस्ल चलती रहे, बादशाह हमेशा उसको मिलेगी जो उसके काबिल होगा। ये थी जनाब अलाउद्दीन खिलजी के दौर की कुछ एमसीक्यूज। उसके बाद हाँ, हैदराबाद दक्कन, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि ये कभी कभी ऐसे आ जाता है कि हैदराबाद दक्कन को किसने फतेह किया, या आ जाएगा साउथ इंडिया को किसने फतेह किया। तो साउथ इंडिया वाले जो इलाके थे, इन सारों को अलाउद्दीन खिलजी ने फतेह किया, और ये बादशाह का दौर कौन सा था, खिलजी डायनेस्टी की बादशाह थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हर दौर के अंदर यही आपने याद रखना है कि वो बादशाह कायम किसने की, आखिरी बादशाह कौन था, उसका टाइम पीरियड, और उन बादशाहों ने मशहूर मशहूर कौन सी चीज उन्होंने बनाई। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह या टॉम पूरी है वो इन्होंने बनाया। और उसी दौर के अंदर कोई ऐसे शायर होंगे, कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी, कोई ऐसा बुक होगा जिसमें उस दौर की हिस्ट्री लिखी हुई होगी, सिर्फ वही एमसीक्यूज में आएगा। और यहाँ पे आता है कि शाहनामा वाज रिटन बाय फिरदौसी। फिरदौसी एक बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने शाहनामा लिखा था, और शाहनामा के अंदर खिलजी डेंसिटी की पूरी हिस्ट्री है। इस वजह से ये एमसीक्यूज इस बुलेट पॉइंट में अंदर लिखा गया है। और एक मशहूर पोएट थे अमीर खुसरो, तो जिसको पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हु इज कॉल्ड पैरेट ऑफ इंडिया, अमीर खुसरो इज कॉल्ड पैरेट ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गया खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद आते हैं तुगलक डायनेस्टी। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। मसला ये है कि अगर आप हिस्ट्री को डीप में पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे तो फिर तो हिस्ट्री बहुत है। हर एक एरा जो है ना, वो 2-2 घंटे हर एक एरा पे आप बात करते रहेंगे। लेकिन जब हम एमसीक्यूज की तैयारी करते हो रहे हैं तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है, और बिल्कुल जो भी सिलेक्टेड चीजें आती हैं एमसीक्यूज में सिर्फ हमें वही पढ़नी है। जब हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंडो पाक हिस्ट्री का, तो उसमें फिर ये चीजें थोड़ी डीप में चली जाती हैं। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी हुकूमत आई, तुगलक। अब तुगलक भी बेसिकली थे तो अफगान और तुर्क नस्ल के थे। तुगलक का टाइम पीरियड कौन सा था, एरा कौन सा, 1320 से लेकर 1414 तक यहाँ पे तुगलकों ने हुकूमत रही। गयाजुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले ये बादशाहत कायम की। अच्छा, ये बादशाहतें कैसे कायम हो रही है, हमेशा जब एक बादशाहत कमजोर हो जाती है तो उसके जो राइवल हजरात होते हैं वो आके अपनी बादशाहत कायम कर देते हैं, और उनको उनसे लड़कर और उनको वहां से बाहर निकाल देते हैं। जैसे पहले पहले यहाँ पे स्लेव डेंसिटी कुतुबुद्दीन ऐबक वाले थे, लेकिन जब वो कमजोर हो गए तो फिर अफगानिस्तान से खिलजी आ गए, तो उन्होंने उनसे जंग की, उनको हरा के खुद बादशाहत कायम कर ली।
इसी तरीके से जब खिलजी कमजोर हुए तो फिर तुगलक आ गए अफगानिस्तान से, तुर्क नस्ल के थे। फिर उन्होंने यहाँ पे तुगलकों से, खिलजियों से लड़ाई की और उनको बाहर निकाल दिया और खुद यहाँ पे हुकूमत कर दी। अच्छा, तुगलक डायनेसिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से भी आते हैं तुगलक डायनेसिटी से। इसको कायम किसने किया? गयाजुद्दीन तुगलक, जो फाउंडर थे तुगलक डायनेसिटी के। आखिरी रूलर इनका था सुल्तान नसीरुद्दीन शाह रुकन आलम। जैसे अब मैंने आपको कहा था ना, हर दौर के अंदर बादशाहों ने कुछ न कुछ हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल तारीखी जगह बनाई होती है। जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था ख्वाजा बख्तियार बाकी की शान में। तो शाह रुकन आलम, जो शाह रुकन आलम ये सूफी हैं मुल्तान, तो उनकी जो मकबरा है या ये पूरा ये किसने बनाया था? ये गयाजुद्दीन बलबन ने बनाया था। तो ये कुछ यही इस किस्म के एरियाज है जहां से एमसीक्यूज निकलते हैं और यही हमें याद रखने। और तुगलक दौर के अंदर इनका जो मशहूर बादशाह था, जैसे पीछे हमने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी था, यहाँ पे था फिरोज खान तुगलक, जिसने बहुत सारे यहाँ पे काम किए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये हमारा जो पूरा नहरी निज़ाम है ये फिरोज खान तुगलक ने बनाया था। उसके बाद इन्होंने दारुल शिफा यानी हॉस्पिटल्स का कंसेप्ट जो है ना, वो बेसिकली फिरोज खान तुगलक ने दिया था कि बादशाह के अंदर ऐसे सरकारी शिफा खाने होने चाहिए, दारुल शिफा, जहाँ पे लोगों का इलाज हो और बिल्कुल वो मुफ्त इलाज हो। और फिरोज खान तुगलक ने नहरी निज़ाम भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाया था। इनके दौर के अंदर इब्ने बतूता हमने सुना होगा, एक मशहूर जो थे ट्रेवलर थे, जो ट्रेवल करते थे और हिस्टोरिशियन थे, तारीखदान थे। इनको इन्होंने इब्ने बतूता को इन्होंने बुलाया बाहर से और यहाँ पे अपना चीफ जस्टिस रखा, यानी चीफ काजी रखा। तो ये भी आता है कि which was appointed as a chief काजी by गयाजुद्दीन तुगलक, या इन तुगलक डायनेस्टी को इब्ने बतूता थे। अच्छा, गयाजुद्दीन तुगलक के अंदर एक हिंदुस्तान पे एक और बादशाह ने हमला किया था जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आया था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज मौजूदा कौन कौन से हैं? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अमीर तैमूर एक मशहूर बादशाह था जिसने पूरी दुनिया या ये एशिया को तकरीबन अपने कब्जे में ले लिया था सिवाय इंडिया के। तो अमीर तैमूर जिन्होंने हमला किया था हिंदुस्तान पे, वो तुगलक के दौर में किया था और 1378 में किया था। तकरीबन ये सारे बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो एमसीक्यूज ही हैं और सारे एमसीक्यूज इसी से ही आते हैं। तुगलक दौर के अंदर सबसे पहले टोकन और कॉपर करेंसी यहाँ पे आई थी। कॉपर करेंसी जिसे हम कहते हैं कि चांदी का सिक्का, सिक्का राइजुल वक्त जिसे भी कहा जाता है, कि तो वो तुगलक के दौर के अंदर आया था। और यहाँ तक अब तक ऐबक स्लेव डेंसिटी से लेकर खिलजी डेंसिटी से लेकर यहाँ तक जो कैपिटल था वो दिल्ली था। लेकिन तुगलकों ने क्या किया? कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। कहाँ से कहाँ तक इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया है? दिल्ली से दौलताबाद तक। हर बादशाह दौर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं। हमने हर बादशाह दौर के अंदर यही चीजें याद रखनी है कि वो शुरू कब हुई, खत्म कब हुई, पहला बादशाह कौन था, आखिरी बादशाह कौन था, उस दौर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बादशाह था, उसने इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से किए, और कौन कौन से स्कॉलर्स, सूफी या कौन कौन से हिस्टोरिकल चीजें इन्होंने बनाई। बस जब भी आप तारीख को एमसीक्यूज के हिसाब से पढ़ें तो हर दौर के अंदर यही चीजें, चार पांच चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं चीजों को रटें, बाकी चीजों को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चाइनीज के एक मशहूर सफारतकार थे तोगान तैमूर, जो चाइना से आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान को विजिट किया था, वो भी तुगलक डायनेसिटी से किया था। तो ये सारी 5 6 या 7 8 चीजें तुगलक डायनेसिटी की थी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अभी मैंने ऊपर आप लोगों से जिक्र किया था कि अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पे हमला किया था। जब अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पे हमला किया था तो तकरीबन तुगलक जो बादशाह थी वो अपनी जवाल पजीर थी। तो उन्होंने क्या किया था? पंजाब के अंदर अपना एक गवर्नर उसको इंस्टॉल करके, अपना एक गवर्नर वहां पे तयन करके फिर वो वापस चले गए थे। वो गवर्नर कौन था? वो गवर्नर था खिजर खान। तो अमीर तैमूर ने क्या किया? पंजाब को अपने कब्जे में लेकर खिजर खान को वहां पर गवर्नर बना दिया और वो वहां से वापस चला गया। और ये वही एरा है कि जहाँ पे तुगलक जो है वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि अमीर तैमूर से जंग भी हुई थी। जंग के बाद हमेशा किसी भी खिते का नक्शा चेंज होता है, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज ताकतवर जो होता है वो कमजोर हो जाता है। तो उन्होंने जंग की तो फिर तुगलक डेंसिटी कमजोर हो गई। वो कमजोर होगी तो पंजाब उनके हाथों से निकल गया। उन्होंने क्या किया? पंजाब का गवर्नर बना दिया खिजर खान को और अमीर तैमूर वहां से वापस चले गए। जब अमीर तैमूर यहाँ से वापस चले गए और तुगलक जो है वो कमजोर हो गए, तो पंजाब के गवर्नर होते खिजर खान, उन्होंने क्या कर दिया कि अपने आप को कहा कि हम जो है अमीर तैमूर से भी अलग हो रहे हैं, और तुगलकों से उन्होंने जंग लड़के अपनी एक अलग बादशाहत कायम की और तुगलकों को यहाँ से निकाल दिया, वो कमजोर हो गए। तो फिर
तुगलक बादशाह के बाद कौन सी बादशाह आ गई? बादशाह आ गई सैयद डायनेस्टी, सईदों की बादशाह यहाँ पे आ गई। तो वो किसने कायम की? खिजर खान ने। मैंने आपको एक छोटा वाक्य बताया कि खिजर खान पहले पंजाब के गवर्नर थे, लेकिन बाद में उन्हें मौका देख के दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया और अपनी बादशाह कायम कर ली। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है इन्वेजन ऑफ तैमूर इन इंडिया वाज द कॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सईद डायनेस्टी। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तैमूर ने यहाँ पे इंडिया में हमला किया तो वही सबब बना कि सईद बादशाह यहाँ पे कायम हो गई, क्योंकि तुगलक तो कमजोर हो गए। पीछे वो खिजर खान को यहाँ पे एज ए गवर्नर छोड़ के उन्होंने फिर अपनी एक अलहदा इंडिपेंडेंट रियासत का ऐलान कर दिया। तो सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 1414 से लेकर 1451 तक। बिल्कुल मेरे ख्याल में ये शॉर्ट पीरियड है, 28 से 30 साल। फर्स्ट रूलर इनके कौन थे? वो खिजर खान थे, जो बेसिकली गवर्नर उनको तैनात किया था अमीर तैमूर ने। आखिरी रूलर इनके थे अलाउद्दीन। ये बहुत कम अरसे तक ये बादशाह चली थी, और इनमें से यही आता है कि सईद डायनेस्टी का वो एस्टेब्लिश किसने किया था, फाउंडर कौन था? तो वो था खिजर खान। और आखिरी बादशाह जो इनका था वो था अलाउद्दीन। और इनमें से ही एक मशहूर बादशाह था, ये आता है, ये भी एमसीक्यू में आता है कि कौन सा एक बादशाह था कि जिसको अपने कोर्ट में उसी के वजीरों ने मारा था? वो था मुबारक शाह। मुबारक शाह सईद डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था, और उसको कोर्ट में उनके जो वजीर वगैरह थे, नोबल्स, उन्होंने मार दिया था। तो ये एक छोटा टाइम पीरियड था सईद डायनेस्टी का, 1414 से लेकर 1451 तक। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की आखिरी जो बादशाह थी वो थी लोधी डायनेस्टी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत के अंदर बेसिकली 5 बादशाह थी। पहले आ गई कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। वो कमजोर हुए तो फिर खिलजी आ गए, खिलजी कमजोर हुए तो फिर तुगलक आ गए, तुगलक कमजोर हुए तो फिर सईद डायनेस्टी आ गए, जब सईद डायनेस्टी भी कमजोर हो गए तो फिर लोधी डायनेस्टी। एक बात आप जहन में रखिएगा कि जब भी एक बादशाह कमजोर होती है तो जो बादशाह उनको रिप्लेस आके करते हैं या दूसरे बादशाह जो उनके जगह आके लेते हैं, बेसिकली वो पहले उनके साथ ही होते हैं और मौका पाके वे फिर वो अपने आप को डोमिनेट कर लेते हैं। तो ये जनाब, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा कि मुबारक शाह को उनकी कोर्ट के जो नोबल्स थे उन्होंने ही उनको अपने कोर्ट के अंदर, बादशाह के दरबार के अंदर, उनके लोगों ने उनको मार दिया था। तो तब लाहौर का एक सूबेदार था जो जिसका नाम था बेलोल लोधी। उसने देखा कि ये शाह तो बिल्कुल कमजोर हो गई और अपने लोगों ने उनको मार दिया। तो ये उनका ही आर्मी का जनरल था बेलोल लोधी, और उन्होंने मौका देख के फिर तख्त पे खुद कब्जा कर लिया। तो लोधी, तो लोधी डेंसिटी, लोधी बेसिकली अफगानिस्तान से आया हुआ एक कबीला था, और जिसने ये बादशाह कायम की उसका नाम था बेलोल लोधी। बेलोल लोधी वो बेसिकली एक सर्वेंट था सईद डेंसिटी का, सईदों का, जो उनकी आर्मी में एक जनरल था, और जो जिसने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को भी फतेह किया था। तो जब मुबारक शाह मर गया, सईद डेंसिटी, सईद जो बिल्कुल कमजोर हो गई, तो फिर लोधियों ने अपनी हुकूमत कायम की। पहला बादशाह था बेलोल लोधी। इनके अंदर 3 बादशाह बहुत मशहूर थे, बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। पहला बादशाह था वो बेलोल लोधी था, आखिरी बादशाह जो था वो था सिकंदर लोधी, सॉरी इब्राहिम लोधी आखिरी बादशाह था। अब इन्होंने आके कैपिटल को दिल्ली से आगरा में चेंज किया। सईदों ने आके फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली को कैपिटल बनाया सईद डेंसिटी में। फिर लोधियों ने आके दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया आगरा में 1504 में। तो ये कायम बादशाह किसने की? ये बेलोल लोधी ने। अच्छा, लोधी डेंसिटी इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि लोधी डेंसिटी वो आखिरी बादशाह थी कि उसके बाद फिर हिंदुस्तान पूरे पे मुगलों ने कब्जा कर दिया था। लोधी डेंसिटी, जब लोधियों की एक दूसरे से झगड़े शुरू हो गए, तो इनका ही एक बंदा था जो था, जिसका नाम था दौलत खान लोधी। और ये लोधी जो अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, इसको ट्रेटर कहा जाता है या गद्दार कहा जाता है, कि उन्होंने अपने आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी से गद्दारी की और बाबर को ये खत लिखा कि आप यहाँ पे आए और हिंदुस्तान पे कब्जा करें। तो ये एक एमसीक्यूज आता है कि वो कौन बंदा था जिसने खत लिखा था या जिसने गद्दारी की थी? वो था दौलत खान लोधी। और आखिरी बादशाह था इब्राहिम लोधी। और लोधी डेंसिटी की ही दौर के अंदर एक पोर्चुगीज जो मुल्क है वहाँ का एक जो हिस्टोरिशियन है वास्को डिगामा, वो यहाँ पे आया था। तो वास्को डिगामा कब यहाँ पे आया था? वो वास्को डिगामा यहाँ पे आया था 1594। ये डेट आप लिख लें, या यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, या आपने नोट कर लें। 1594 में वास्को डिगामा यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आया था। और सब कॉन्टिनेंट में तब किसकी बादशाह थी? लोधियों की बादशाह थी। और लोधियों का आखिरी बादशाह कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। अच्छा, एक मशहूर जंग है जो जिसके बाद हिंदुस्तान पे मुगलों ने कब्जा कर दिया था, वो जंग जिसका नाम है पानीपत की जंग। पानीपत की बेसिकली 3 जंगें हुई हैं,
ठीक है ना। जो पहली जंग है वो उसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। ये जंग किसके दरमियान हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान। ये सारी चीजें एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के दरमियान हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत कहाँ है? पानीपत अभी मौजूदा इंडिया में है। और इस जंग के बाद क्या हुआ? इस जंग के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे दी और 1526 में मुगल्स ने इंडिया पे आके कब्जा कर दिया और मुगलों की बादशाहत यहाँ से शुरू हुई। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे आता है कि कौन सा ऐसा वाहिद बादशाह था पूरे मुसलमानों की हुकूमत में, सब कॉन्टिनेंट में, जो जंग के मैदान में शहीद हो गया था या जंग के मैदान में लड़ते लड़ते मर गया था? वो था इब्राहिम लोदी। द लास्ट रूलर ऑफ इब्राहिम लोदी, लास्ट रूलर वाज इब्राहिम लोदी, ओनली रूलर हु डाइड ऑन बैटलफील्ड। और किस जंग में ये मर गया था, ये शहीद हुआ था? जो भी आप कह लें, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जंग में ये मर गया था। और पानीपत की जंग किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। और लोदियों की बादशाहत के अंदर वास्को डिगामा, जो पोर्चुगीज मुल्क से आया था, जो एक तारीखदान था, वो यहाँ पे आया था। तो ये आज का एरा हमने पढ़ा 1206 से लेकर 1526 तक। इनमें से ये डेट्स आपको याद रखनी है, ये सीरीज आपने याद रखनी है। ये पांच नाब, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। अगर आपको ये सीरीज याद नहीं होती तो आप ये सेंटेंस याद कर लें, स्ट्रॉन्ग किंगडम्स टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग लैंड्स। हर वर्ड का जो पहला लफ्ज है उससे आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये पीरियड याद रखना है, एरा याद रखना है कि 1226 1209 में। इससे एमसीक्यूज आते हैं, फलां जो बादशाह थे उसको फाउंडर कौन था? ये भी मैंने आपके लिख दिया है कि स्लेव डायनेस्टी का ऐबक था, खिलजियों का जलालुद्दीन था, तुगलक का गयाजुद्दीन, सईदों का खिजर खान और लोदी का बहलोल लोदी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर टाइम पीरियड के अंदर हर बादशाह के हिस्ट्री की जब आपने पढ़नी है तो आपने एरा ऐसे याद करना है कि जैसे ये खिलजी डेंसिटी है, इसकी ये डेट्स याद करनी है, 1290 1320। और वो बादशाह कायम किसने की, उसका आखिरी बादशाह कौन सा था, उस दौर के अंदर कौन कौन सी मशहूर चीजें जो इन्होंने बनाई, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो इन्होंने कौन कौन सी बनाई, कोई मकबरा है, कोई मस्जिद है, कोई मीनार है। इन दौर के अंदर मशहूर शख्सियतें कौन सी थी? कोई आलिम हो सकता है, कोई चीफ काजी हो सकता है, कोई स्कॉलर हो सकता है, ये सारे लोग थे। इन सारे एरार्स के अंदर कौन सी एक मशहूर बुक लिखी गई, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि या कौन से ऐसे मशहूर शायर थे, जैसे शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। तो ये सारी चीजें थी और आपने इस चीज को ऐसे याद रखना है। साजिद, जी साजिद। सर जैसे कि आपने वो ऊपर, मैं तो मिस हो गया था, वो अभी मैंने ज्वाइन किया है ग्रुप। तो सर ऊपर जो लिखा है अल्तुतमिश का जो टाइटल था वो जिले इलाही था। वो हमने कई जगह पे पढ़ा है तो उसका टाइटल वो बालबन का टाइटल था, जिले इलाही। जी जी, मैंने आपको बताया कि ये टाइटल दो तीन बादशाहों ने इस टाइटल को जो है ना वो अडॉप्ट किया था। अच्छा अच्छा, सॉरी, अच्छा सर। गलती है, ये शमसुद्दीन अल्तमश का ये नहीं था। शमसुद्दीन अल्तमश का टाइटल था लक बख्श और ये टाइटल था गयाजुद्दीन बलबर और बाद में अकबर बादशाह का टाइटल था। थैंक यू वेरी मच यार करेक्शन के लिए, थैंक यू। और अगर किसी को सवाल है तो आप बता दें। तो यहाँ तक ये सारी एराज हैं और इसको पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हर एरा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ये फाइल आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1526 से ऑनवर्ड्स, जो हिस्ट्री है, जो मुगल हिस्ट्री है, यहाँ से नेक्स्ट फिर वो हम पढ़ेंगे। जी जी, मेहरबानी, थैंक यू। और ये फाइल जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके अंदर कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा पिछली क्लास में या पाकिस्तान अफेयर से कोई भी आपका क्वेश्चन है कि इसको पढ़ें कैसे, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें और कौन कौन सी चीजें, तो बेशक आप पूछ सकते हैं आप सब। जी जी, थैंक यू। कोई सवाल वगैरह है तो और कुछ तसवर? जी सर। कोई चीज पूछ लो अगर तुम्हें कोई समझ नहीं आ रही या पढ़ना आगे कैसे है। बाकी वो कल फिर दो क्लासेस होंगी क्योंकि वो थोड़ा पीछे हम रह गए ना, तो वो चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है तसवर? कल संडे है सर। हाँ संडे है, लेकिन कोशिश करेंगे एक क्लास तो मैं करूंगा। ठीक है? चले ठीक है, बेहतर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दो। और मैं इन इन पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज बना रहा हूँ और मैं जी जी। आप लोगों के या जितने भी दोस्त जैसे कनेक्टेड हैं उनको मैं एक जो जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर से ही एमसीक्यूज निकलेंगे और फिर वो एक दिन में आपको
सरप्राइज टेस्ट यहीं पे ही स्क्रीन पे रखूंगा और यहीं पे आप लोगों ने हल करके फिर देनी है, ठीक है ना। तो आप इन सारों ठीक है चीजों को, फाइल्स को है ना याद रखें, ठीक है ना, ये ओके सर, थैंक यू। पढ़ना शुरू करें और याद रखें। और किसी का कोई सवाल वगैरह है तो बता दो। साजिद हुसैन, इंग्लिश की एक क्लास तो हो गई है, एक क्लास तो इंग्लिश की हो गई, अब नेक्स्ट सेशन जैसे ही शुरू होगा तो फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासें खत्म होगी तो उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस हम शुरू करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी वगैरह भी उसके अंदर होगी। तस्वर, हमारा हमारा तो मामला सेट है, अगर तुम जाना चाहते हो तो भले जाओ, क्लास अब खत्म। कहाँ सर, अभी कंटिन्यू करेंगे? नहीं, बस बाकी ये दूसरे दोस्तों से बातचीत होगी, क्लास यहीं पे खत्म है। इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। चलें, थैंक यू सर, ओके। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। किसी और ने कोई बात वगैरह करनी है तो फिर आप हैंड रेज कर दें, मैं ऑडियो खोल दूंगा। जी जी, पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको। यार ये अच्छा सॉरी, ये डेट्स ना, डेट्स कैसे याद करनी चाहिए आप इसको क्रोनोलॉजिकल, हमेशा जब मैं यही बात करता हूँ कि किसी भी चीज को आपने याद करनी है। जी जी बोले। अच्छा, डेट्स हमेशा आपने कैसे याद करनी है, आप ऐसा करें, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमेशा हर चीजों को लिखा और याद करा करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होती है कि पहले क्या हुआ, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब कुछ तो इस इन चीजों को बोलते हैं नेमोनिक्स, कुछ तो नेमोनिक्स मैं अपनी क्लास में तो बताता रहता हूँ। जैसे मैंने ये आपको लाइन बताई है ना कि आपको एरा कैसे याद करना चाहिए, ये है नेमोनिक्स। अगर इसको बोलते हैं नेमोनिक्स। अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती ना, आप चीजों को एसोसिएट्स बनाते हैं। डेट्स याद करने के लिए आपने चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलना होता है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और तारीख, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के एमसीक्यूज कभी भी ऐसे याद नहीं होती। हिस्ट्री अगर आपने याद करनी है तो आपको पहले तो उसकी पूरी एक सर, धड़ और बॉडी बनानी होगी कि चीज शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है, बिल्कुल एक ऑर्डर में उसको। फिर उसको एक कहानी की तरह बार बार उसको पढ़ना पड़ता है, वो कहानी आपके जहन में आ जाती है। उसके बाद आपने ऐसे नेमोनिक्स बनाने होते हैं कि जिन नेमोनिक्स के बाद, सॉरी, नेमोनिक्स बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे जो बने हुए नेमोनिक्स, ये ऐसे लाइन है ना, इसको नेमोनिक्स बोलते हैं। तो आपने ऐसी चीजें बनाकर उस चीजों को एसोसिएट करना है, उसके बाद ये चीजें आपके जहन में याद होंगी। और डेट्स याद करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ट्रिक यही है कि आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलें और फिर उसको बार बार एज ए कहानी की तरह उसको याद रखें। तो आपने कौन सी सेल्फ स्टडी में की है, उसमें क्या पढ़ा है आपको? क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर शायद अटेंड नहीं किया होगा ना, तो इस वजह से ये होगा। तो आप फर्स्ट लेक्चर की जो है ना मिल जाएगी लिंक भी, तो उसके साथ फिर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने अरब वाला पीरियड पढ़ा था, 712 से लेकर 1206 तक। उसके बाद ये दूसरा पीरियड हम पढ़ रहे हैं 1206 से 1526 तक। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि तारीख पाकिस्तान अफेयर्स में जो हिस्ट्री के एमसीक्यूज आते हैं ना, वो इन इन एराज में से आते हैं, इन तारीख की जो टाइम पीरियड्स हैं वहां से आते हैं। साजिद, जी साजिद, जी साजिद। सर ये अरब एरा के सर पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे? जी जी, पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। और बाकी ये है कि आप लोगों को पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी। और ये जो दोस्त परेशान हो रहे हैं ना कि वर्ल्ड मैप से एमसीक्यूज वगैरह हैं, देखिए मैप एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी क्लास ही एक अलग होती है, वो क्लास भी हम करेंगे। जब पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर करंट अफेयर्स और मैप हम साथ पढ़ेंगे। ऐसे आपको मैप समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज की तैयारी करें, खासकर करंट अफेयर्स और वर्ल्ड मैप की, पेज पे लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज और आपने रट लिया, ऐसे कभी भी तैयारी नहीं होती। आपको पूरा मैप समझना पड़ेगा। जब आप मैप समझ जाएंगे ना, फिर आपके लिए ज्योग्राफी की एमसीक्यूज आसान हो जाएंगी। जब आप तारीख को समझेंगे शुरू से कि शुरू कब हुई, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ऑर्डर आप समझ रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले कौन आया फिर कौन आया, जब उसको ऑर्डर में आप समझेंगे ना, तो फिर ये सारी चीजें आपके जहन में क्लिक करेंगे। फिर जब इसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो फिर वो बार बार आपके जहन में और पक्की चीजें होंगी और आपके जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है। बाकी और सर ज्योग्राफी ये जी
जी जी बोले। और सर ये क्लासेस स्पेशल मतलब एसपीएससी के लिए चला रहे हैं? देखें ये क्लासेस आपको वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं। वन पेपर एमसीक्यूज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जी एटीएस, पीटीएस, सारों का वन पेपर एमसीक्यूज का सिलेबस एक ही है, एक जैसा ही सिलेबस जी है। जी ठीक है, जी और सर। समझे वन पेपर एमसीक्यूज जहां पे भी आएगा ये सारी क्लासेस उसके लिए। फिलहाल तो हमारा जो जी सर फोकस है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और टाउन ऑफिसर और म्यूनिसिपल ऑफिसर है। ठीक है, जी सर। थैंक अभी यू थैंक यू। इंग्लिश की क्लास हो चुकी है। अब अगर स्टूडेंट्स होंगे ज्यादा 7-8 तो फिर हम इंग्लिश की क्लासेस फिर स्टार्ट करेंगे। अभी पाकिस्तान अफेयर्स की ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास का लिंक मिल जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी की क्लास होगी। सिनोनिम और एंटोनियम्स, सिनोनिम और एंटोनियम्स के लिए तो देखिए ना, अब ये आपने अभी कौन सा टेस्ट, सिनोनिम और एंटोनियम्स के लिए जीआरई की फाइल आती है, जीआरई मास्टर वर्ड्स, उसमें तकरीबन 1000-1500 वर्ड्स होते हैं, वो ये अक्सर रिपीटेड होते हैं। वो फाइल आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा सिनोनिम्स के लिए बुक आती है, कोई भी खास करके आती है, बैरून्स की बुक आती है, वोकेबुलरी बिल्डर, वो आप ले लें। और वो बुक के अंदर बताया भी गया है कि लफ्जों को याद कैसे करना है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, लफ्जों को निकालें, उनको अपने जुमलों में यूज करें और फिर उन लफ्जों को आप याद करें। जी जी मेहरबानी, थैंक यू। और अब कोई सवाल है किसी के जहन में बता दें, क्योंकि मैंने फिर दूसरी क्लास कंडक्ट करनी है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली सर मैंने आज सेशन ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं है, और वो यूट्यूब से आपके चैनल का लिंक मिला, इसी वजह से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। मुझे क्लासेस का पता नहीं है, क्या टाइमिंग है सर? यार अभी ये पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास चल रही है और रोजाना तकरीबन 6:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, और 6:30 जूम, बजे। हाँ, और जूम में मैक्सिमम आप 40 मिनट्स की क्लास ले सकते हैं। कभी कभी अगर मवाद ज्यादा होता है तो फिर मैं 2 लिंक भेज देता हूँ, तो 40 मिनट्स की इजाफी क्लास भी हो जाती है। तकरीबन 40 मिनट्स की क्लास होती है डेली। तो अभी जी एक सेशन चल रहा था मेरा जिसमें मैं पाकिस्तान अफेयर इंग्लिश कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ये तो यूट्यूब चैनल है, ये हमारे दोस्तों का चैनल है। उन्होंने मुझे कहा था कि यार कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा सवाल कर रहे हैं, तो उनको मैं आपकी क्लास का लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैंने बोला भले आप शेयर कर लें। अगर आप लोगों को क्लासेस वगैरह लेनी है तो उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ही अगर 8-10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो अलग सेशन शुरू कर देंगे। जी जी सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। जी जी 6:30 से ऑनवर्ड्स होते हैं, 40 मिनट तो 7:10 तक होती है, क्योंकि जी जी बैरून्स की बुक है ना, वो है ही वोकेबुलरी के लिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए। वो बुक आप लें, बुक। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी लेटेस्ट एक न्यू बुक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज नोन बाय नईम्स एकेडमी। तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, पार्लियामेंट्स में, कंट्रीज कैपिटल्स में, स्पेलिंग्स में। तो कमिंग टू द शॉर्ट, आई जस्ट वांट टू से कि काइंडली डू एक्सप्लेन सच बुक्स। सिर्फ आप ऐसी बुक्स के नाम बता दें, ऐसी बुक्स इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि लोग बेचारे जो है ना वो फिर मेरे जैसे ये 1000 रुपीज की ये बुक परचेज ना करें, जिसमें बहुत सारी ना विदाउट प्रूफ रीडिंग है, तो बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, तो आप कोई भी जनरल नॉलेज की बुक ले लें, जैसे चौधरी नजीब की बुक आती है जनरल नॉलेज की, एमसीक्यूज की बुक, वो बुक आप ले लें। और उनमें से सारी चीज़ें, वो मास्टर बुक है, उसको टाइम दे, वो बुक पढ़े। और आखिरी 20 सेकंड रहेंगे, अगर आप लोगों को मजीद राब्ते के लिए कुछ पूछना है या क्या, ये मेरा नंबर है, ये आप लोग जो है ना उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने भी सारे दोस्त हैं फील फ्री, मैं जब भी फ्री होऊंगा उसमें देख के आप लोगों से जो है ना आप लोगों की क्यूरीज का जवाब दूंगा। और क्लास खत्म होने वाली